वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जो कि पेपर 2 के अंतर्गत आप पढ़ते हैं बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी में। तो अगर बीए सेकेंड ईयर में आपने ज्योग्राफी विषय ले रखा है तो उसका आपको जब सेकंड पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत का भूगोल अच्छे तरीके से अध्ययन करने को मिलता है। और भारत के भूगोल से जो है विधिवत रूप से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत के भौतिक विभागों को बांटिए या फिर डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो भारत के कितने जो है भौतिक विभाग हैं या भौतिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र हैं, इस प्रकार से कुछ आपसे प्रश्न पूछता है। तो भारत के भौतिक जो विभाग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इसको हम आज इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। जैसे कि कृष्णन एंड चटर्जी के अनुसार और उसके बाद में स्वेस महोदय के अनुसार इन दोनों ने बताया है, और इन दोनों की वीडियो मैंने बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझा दी है। वो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो जितने भी लेक्चर भारत के भूगोल से संबंधित अपलोड किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में आप उसको देख लेंगे। ठीक है, भारत की मैं बात करूं तो भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उससे पहले आपको भारत के बारे में कुछ मूलभूत अवधारणा या फिर मूलभूत जानकारी पता होनी चाहिए। भारत, पहली बात तो ये जानिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। साथ ही साथ देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत क्या है स्थित है। अब इसका मतलब ये होता है, अगर देशांतर की मैं बात करूं, ये अक्षांश की बात करूं, जैसे ये भारत है, एक मिनट, भारत बहुत जो है यहाँ पे मैं बताना चाहूँ आपको, ये देखिए ये भारत है मान लिया। ये मान लिया भारत है। अब देखिए यहाँ से जो रेखा गुजर रही सबसे ऊपर वाली बिंदु से, यहाँ से एक जो है रेखा गुजर रही है, इस रेखा को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी जब भी पृथ्वी पर इस प्रकार की रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, मतलब कैसे, तो एकदम से क्षैतिज की, मतलब ऐसे सीधी सीधी रेखाएं क्षैतिज दिशा में। ठीक, तो इसको हम अक्षांश बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं जो है यहीं पे आपको रेखाएं लंबवत खींच दूं, ठीक है, रेखाएं मैं लंबवत यहाँ पे खींच दूं, अगर यहीं पर लंबवत रेखाएं, जैसे यहाँ से एक रेखा खींच दे फिर यहाँ से रेखा खींच दिया, तो इन्हीं रेखाओं को देशांतर कहते हैं। तो भारत जो स्थित है ये यहाँ पे देखिए ऐसे इस प्रकार से ऐसे जो है घेरा बना दीजिए। ठीक है, तो इस घेरे मतलब ये रेखा जो है ये कौन सी रेखा है, जो भारत को जम्मू कश्मीर से ऊपर जाती है, जम्मू कश्मीर से इंदिरा जो है कॉल से, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट रेखा जाती है। ये 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा है। नीचे जो वाली जो रेखा है, यानी जो ये वाली रेखा है, ये अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश। साथ ही साथ जो ये पूर्वी देशांतर है भारत का, ठीक है, और पूर्वी देशांतर में ही भारत स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी देशांतर कह सकते हैं आप। तो पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट ये वाली रेखा होती है, और ये वाली रेखा आपकी जो होती है वो 97 डिग्री 25 मिनट की होती है। ठीक, तो इन्हीं के बीच में क्या है भारत स्थित पर। ठीक, मतलब उसके पूरे जो है ग्लोब पर आप बोल सकते हैं। ठीक, तो ये था थोड़ी मोटी मोटा बातें। हालांकि ये बातें आप जो है जब पेपर लिख रहे होते हैं उसमें जब उत्तर लेखन करना होता है तो उसमें इन बातों को अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छा नंबर देने का प्रयास करता है। साथ ही मित्रों, संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें, पूरे भारत का ये तो था मेन लैंड का, लेकिन अब अगर द्वीपों को भी लेकर के देखें, जिसमें भारत में जो है और भी द्वीप, जैसे कि यहाँ पे नीचे कुछ पड़ते हैं भारत के जो है बंगाल की खाड़ी साइड में, उसका नाम है आपका, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर लक्षद्वीप समूह पड़ता है अरब सागर में। तो यहाँ से भी रेखा, मतलब ये नीचे पड़ता थोड़ा श्रीलंका के आसपास जाकर के, वहीं से उसी के मतलब सीधाने पे पड़ता है। अगर इसको देखें तो पूरे भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के मध्य क्या हुआ है, फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में ये यहाँ पे जो हमने रेखा बताई थी, एक मिनट, थोड़ा ये चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ गई, एक मिनट से देखिए, ये यहाँ जम्मू कश्मीर से ऊपर जाती है, इसको हम जो कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट रेखा ये है। ठीक है, ये रेखा 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा है ऊपर वाली, और ये रेखा आपकी जो है 8 डिग्री 4 मिनट की है। ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा नीचे वाली है।
अगर यहीं पे लक्षद्वीप चला जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे नीचे पड़ता है, ठीक मान लिया नीचे पड़ता है, तो यहाँ से एकदम से नीचे से रेखा जाती है, जो एकदम से जैसे ये मान लिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ से रेखा गुजरती है, तो ये रेखा 6 डिग्री 4 मिनट की है। इससे 2 डिग्री अक्षांश ऊपर जाएंगे तो यहीं पे जो है ये आपका भारत आता है। ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, वहाँ पे थोड़ा जो है कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब भारत के भूगोल से संबंधित ये सारे मुद्दे तो हैं ही आपके, ठीक है, ये सब एसएससी वगैरह के इंपॉर्टेंट, एसएससी वगैरह के जब आप प्रश्न देते हैं, मतलब उसमें जब भाग लेते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुल मिलाकर के, अगर बीए लेवल से हम इसको पढ़ें तो किस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, तो बीए लेवल में की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं भौतिक, भारत के भौतिक विभाग, देखें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भौतिक विभाग या भौगोलिक विभाग बोल सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, पर्वत, पठार, मैदान आदि के आकार तथा विकास को भौतिक प्रदेश कहते हैं, कि कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार, कहाँ पे मैदान है, इसी के आकार को हम, मतलब जब इसका विकास होता है या इसके आकार या विकास को हम एक साथ अगर कनेक्ट करें तो उसी को हम भौतिक प्रदेश कहते हैं, उसके विकास हो जाने को, जो कि संरचना, प्रक्रिया तथा विकास की अवस्था का प्रतिफल होते हैं। देश में लगभग 10 से 6% भाग पर पर्वत स्थित है। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल में से 10.6% पर क्या है, पर्वत है। 18.5% पर क्या है, पहाड़ है, ठीक। उसके बाद में और पठार की मैं बात करूं तो पठार कितने पर है, पठार कितने भाग पर है आपका, पठार जो है आपका यहाँ पे देखिए, तो 10.6% भाग पर पर्वत है, 18.18% पहाड़ है, और 27.7% भाग पर आपका पठार है, यानी प्लेटिव है। जबकि 43.20% पर आपका जो है क्या है, वो मैदान फैला हुआ है। उपयुक्त स्थलाकृतियों को निम्नलिखित 6 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। अगर आपको विस्तार से थोड़ा पढ़ना तो हमने ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझा दिया, उसको वहाँ पे देख लेंगे लेक्चर तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब भारत का जो उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हमने विस्तार से आपको जो है उस लेक्चर में समझा दिया था, उत्तरीय पर्वतीय विस्तार मतलब उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय वगैरह जो है, हिमालय पर्वत यहाँ से जम्मू कश्मीर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिरडी से लेकर के नंगा पर्वत, नामचा, बरवा, ये सारे के सारे लेकर के यहाँ पे सिक्किम तक जाते हुए यहाँ पे केटू, गाडविन, आस्टिन, उसके बाद में उधर चले जाएंगे अराकान, योमा पहाड़ी तक जो है, सारा का सारा जितने भारत में आते हैं वो सारे के सारे भौतिक प्रदेश हम किस में बोल देते हैं, तो उसको हम उसको कहते हैं कौन सा भौतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं उसको, नदर्न माउंटेन रीजन। दूसरा आता है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन होता है, जहाँ पे नदियाँ सतलज, गंगा, ब्यास, ये सारी नदियाँ जो होती हैं, यानी जब पर्वतों से नीचे थोड़ा आएंगे तो वहाँ पे मैदान मिलेगा, तो एक भाबर का मैदान मिलता है, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो उस पर मैदान मिलता है जलोढ़ मृदा का मैदान, जिसमें बांगर और खादर 2 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो जो खादर मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है, जो बांगर मिट्टी होती है पुरानी मिट्टी होती है, तो 2 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का क्या है, मैदान है ये, ठीक। तो ये कैसा मैदान है, ये नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ कुछ ये सब इसी में आते हैं। उत्तराखंड का जो निचला भाग होता है थोड़ा, और निचला यूपी से थोड़ा सटा हुआ, उसका वो भाग, ये सारे के सारे जहाँ पे गंगा और जो है यमुना और ये सारी नदियाँ बहती हैं, वहाँ के क्षेत्र को, जैसे यूपी का पूरा इलाका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। आगे है दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देखिए, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ये वाला जो भारत का भाग होता है, यानी दक्षिण भारत, यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ से गुजरात को लेकर के यहाँ से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु, ठीक। इसी प्रकार से आप जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, तो ये इतने सारे जो यहाँ पे क्षेत्र हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, पठार हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो भारत के इस भाग में पठार हैं, और यहीं पे आपको ध्यान होगा एक पठार है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रेप, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अब दक्कन ट्रेप जो है वहाँ का सबसे बड़ी स्थलाकृति है, ट्रेप मतलब होता है सीढ़ी की नुमा आकृति। तो दक्कन जो पठार है वो यहीं पर स्थित है, इसलिए जो है प्रायद्वीपीय पठार, यानी द पेनिनसुलर प्लेटिव, पेनिनसुलर मतलब होता है क्या, वो होता है प्रायद्वीप, ठीक। प्रायद्वीप को हम कहते हैं जो 3 तरफ से क्या होता है, जल से घिरा होता है।
अब इधर देखेंगे, इधर जो है अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है और नीचे आपका श्रीलंका से वहाँ पे एक जल संधि, पाक जल संधि है, ये घेरे हुई है। तो तीन तरफ से किसी भी अगर स्थलाकृति को जल द्वारा घेरी हुई होती है और ये स्थलाकृति इस शेप में होती है, ये यहाँ पे, ठीक है, इस शेप में हो या ना हो, लेकिन हाँ तीन तरफ से जल से घिरी हो, तो ऐसी स्थलाकृतियों को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक, तो तीन रीजन आप समझ में आए। अब चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, देखें यहाँ पे भारत को 1 मिनट में मैं समझाना चाहूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए गुजरात के ऊपर यहीं पे एक राजस्थान नाम पड़ता है, तो राजस्थान में क्या है, प्रायद्वीप वो है, मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब होता है, मरु मतलब होता है मरी हुई, और स्थल मतलब होता है जमीन, या फिर जो है आप पृथ्वी से ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसा स्थान या ऐसी जमीन जो क्या हो, मरी हुई हो, मतलब वो मरी हुई होती है, इसलिए उसको मरुस्थल कहते हैं। और मरुस्थल मतलब डिजर्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और वो कहाँ पे पाया जाता है, तो जो है अपने रेगिस्तान जो है कहाँ पे है, तो कहाँ पे है मित्रों, तो वो है राजस्थान में। तो रेगिस्तान मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे बालू पाई जाए वही रेगिस्तान होता है, उसको हम मरुस्थल कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा का मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है। ठीक है, जबकि अगर पूछा था दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अर्जेंटीना का मरुस्थल है। यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था ये आईएएस की परीक्षा में, कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, उसमें जो है आपको दिया था अर्जेंटीना का, तो अर्जेंटीना का सही माना गया था। ये नहीं पूछा गया था गर्म और ठंडा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तो अर्जेंटीना का ठंडा मरुस्थल, वहाँ पे बर्फ हमेशा जमी रहती है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, सहारा का मरुस्थल है। ठीक, तो यहाँ पे जो मरुस्थल है, ये राजस्थान का मरुस्थल जिसको रेगिस्तान हम कहते हैं, ये फैला हुआ है राजस्थान साइड में। ठीक है, तो ये वाला एक एरिया मान मान लेते हैं हम। ये सारे डॉक्टर स्वेस महोदय ने सारी बातें बताई। ठीक है, स्वेस महोदय ने बताई, जबकि कृष्णानंद चटर्जी ने 5 ही तरीके बताए थे, किसी ने 3 ही तरीके से बताया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसको देख लेते हैं। ये देखिए, अब जहाँ पर यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी है, इधर पानी है, इधर अरब सागर है, इधर भी पानी है। अब जो यहाँ से यहाँ पे तट हो, यहाँ पे जो है ये तटीय मैदान, ये किनारे किनारे कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ तटीय क्षेत्र है। ठीक, तो यहीं पे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर क्या है, यहीं पे पर्वत भी है और ये तटीय मैदान भी है। यहाँ पे मैदान भी है, यहाँ से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। तो यहीं पे क्या हो, यही मैदान है क्या, तटीय मैदान, क्योंकि ये छुआ हुआ है किससे, समुद्र से, और समुद्र के किनारे वाले भूमि को हम तट कहते हैं। ठीक, तो यही होता तटीय मैदान। तो ये किनारे का, और बीच में क्या है, बीच में प्रायद्वीपीय पठार है, बीच में प्रायद्वीपीय पठार होता है। ठीक, तो दक्षिण से संबंधित ये सारी चीजें। आगे थोड़ा हम और आपको बताना चाहें तो देखिए, द्वीप समूह अगले हैं आपके द्वीप समूह। अब ध्यान होगा आपको, ये भारत है, भारत के चार द्वीप समूह, और इधर आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, मतलब लक्षद्वीप समूह। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पे बहुत सारे 500 से अधिक द्वीप यहाँ पे हैं, और 300-400 से द्वीप अधिक यहाँ पे हैं। ठीक, तो अधिकतर द्वीप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अधिकतर सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक, और ये भारत की कैसी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे भारत का अधिकार है, केंद्र द्वारा यहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है। ठीक, तो इसको अलग क्षेत्र में बांट दिया। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। कौन कौन सी, पहली है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदान, और छठवा है द्वीप समूह। ठीक, थोड़ा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पठार आ जाते हैं। देखते हैं, द पेनिनसुलर प्लेटिव ऑफ इंडिया, तो यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार जो है फैली हुई आकृति है। ये गोंडवाना लैंड की प्राचीन भूमि है। गोंडवाना लैंड आपको पता होगा, पहले पृथ्वी जो है इस तरीके से थी। पृथ्वी पर क्या हुआ, एक लैंड हुआ करता था जिसका नाम था क्या, पैंजिया, और ये पूरे सागर जो था, इस सागर का नाम था पैंथालासा। तो पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, इसका नाम था पैंजिया, और एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा। तो ये है पैंथालासा, ये है पैंजिया। अब पैंजिया क्या हुआ, उसमें घर्षण होना शुरू हुआ, और घर्षण के तदुपरांत क्या हुआ, पैंजिया टूटा, और पैंजिया दो भागों में टूटा मेरे प्यारे दोस्तों। एक भाग तो हो गया यहाँ पे अंगारा लैंड, और दूसरा भाग हो गया गोंडवाना लैंड, और बीच की सकरी जलराशि को हम टेथीज सागर के नाम से जानते हैं। बाकी वाला जो समुद्र है ये सब टेथीज समुद्र के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद में ये वाला जो है क्या है, ये है अंगारा लैंड, ये है नीचे गोंडवाना लैंड।
और ऊपर वाले को लारेशिया नाम से भी जानते हैं। तो जो नीचे वाला छत जो यहाँ पे था, उससे जो है महाद्वीपों का विकास हुआ, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद में मेडागास्कर, दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय भारत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पठार वगैरह पड़ते हैं, उसमें द्वीप समूह पड़ते हैं, ठीक है। और द्वीप समूह ध्यान रखेंगे वो हिमालय का हिस्सा है, द्वीप समूह हिमालय का हिस्सा है। विद्वानों ने बताया कि द्वीप समूह जो है वो हिमालय से निकली हुई स्थलाकृतियां, हिमालय पर्वत से में ही जुड़े हुए हैं, अगर अंदर अंदर हम देखें तो, ठीक। तो जो गोंडवाना लैंड है उससे अफ्रीका बना, उससे दक्षिणी अमेरिका बना, ठीक है, और उसी से अंटार्कटिका बना आपका, उसी से ऑस्ट्रेलिया बना, उसी से दक्षिणी भारत बना। अब जो ये लारेशिया है ऊपर वाला यानी अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका बना, उसके बाद में उत्तरी भारत बना, उसके बाद में यूरोप बना, एशिया पूरा बना, उत्तरी भाग एशिया का, ठीक है। ये सारे चीज़ें उससे बने, साथ ही साथ ग्रीनलैंड वगैरह जितने भी द्वीप हैं ऊपर वाले, ये सारे के सारे किससे बने हैं, ये सब जो है अंगारा लैंड से बने। जबकि नीचे के प्रायद्वीप यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं आज महाद्वीप, वो किससे बने हैं, तो वो बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों किससे, तो वो बने हैं गोंडवाना लैंड से। तो वही यहाँ पे लिखा है कि गोंडवाना लैंड की प्राचीन भूमि है कौन, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कैसी भूमि है, गोंडवाना लैंड की प्राचीन भूमि है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात के कुछ भाग में है, मेघालय के अधिकांश भाग में है, मतलब आधे से ज़्यादा भाग में, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, हमने बताया नहीं था। अब आपको देखिए यहाँ पे कैसे पड़ता है, देखिए यहाँ पे पड़ता है ऊपर, सॉरी यहाँ पे मिटाना चाहेंगे, थोड़ा सा और छोटा बना दें। यहाँ पे आपका पड़ता है गुजरात, अब देखिए, और ऊपर एक थोड़ा पड़ता है राजस्थान। अब यहाँ पे देखिए दक्षिणी, यहाँ पे ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पे पड़ता है ये, ठीक। उसके बाद में ये गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात हो गया। उसके बाद में आपका क्या है, नीचे क्या आता है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे भी है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका जो है गोवा, गोवा में भी है। साथ ही गोवा में उतना नहीं, लेकिन गोवा थोड़ा सा है, छोटा सा, उसको हम नगण्य मानते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक में, यहाँ पे केरल है, केरल में भी फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नीचे बीच में तेलंगाना है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, उड़ीसा है। उसके बाद में यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक। ये सारे के सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर की है, मतलब इतनी ऊंचाई पर है ये। इसका ढाल उत्तर और पूर्व की ओर, जो कि सोन, संबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की दिशा से स्पष्ट होता है, यानी नदियां कहाँ पे गिरती हैं, ठीक। तो पश्चिम से पूरब की ओर नदियां जो बहती हैं, तो पूरब में कौन सी नदी आपकी है, तो पूरब में महानदी यानी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और पूरब में जो गिरती हैं वो कौन सी हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूरब में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जबकि जो पूरब से जाकर के बह के पश्चिम में गिरती हैं, उनमें सोन, संबल, दामोदर ये सारी नदियां आती हैं, ठीक। यह पठारी भाग तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। बिंद एवं सतपुड़ा के मध्य स्थित नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियां प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित करती हैं। तीन तरफ से पर्वतों से कैसे घिरा है ये पठार, देखिए यहाँ पे पर्वत है पश्चिमी घाट, हाँ पश्चिमी घाट। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे जो है इलायची उलायची की पहाड़ियाँ केरल में है। तो तीन तरफ से ये कैसा है, पर्वत से घिरा हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पे सतपुड़ा वगैरह की भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इससे भी घिरा है, तो लेकिन तीन तरफ से इसको पूर्ण रूप से पर्वतों से घिरा हुआ माना जाता है। साथ ही साथ जो बिंद और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, उनके बीच से नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती हैं, भ्रंश घाटियां हैं, ठीक है। इन पठारों को दो भागों में यहाँ से विभाजित करती हैं नदियां, ठीक। मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक भूमि और है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, वहां तक इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन हाँ आपको जानना जरूरी है ये सारी बातें। अब मैं अगले वीडियो जब आएगा आपका, तो अगले वीडियो में मैं सारी बातों को एकदम से विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और पूरी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक। अब दूसरा आपका दक्कन ट्रेप आ जाता है। पहला यहाँ पे मध्य उच्च भूमियाँ होती हैं, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा है, दक्कन का पठार है। ध्यान रखेंगे, अब दक्कन के पठार में भी बहुत सारे मध्यवर्ती उच्च भूमिया में अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, ठीक। अब जो है मेघालय का पठार, अब दक्कन का पठार जो दूसरा है उसके अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा की उच्च भूमि, दंडकारण्य क्षेत्र जो है, ठीक। तेलंगाना जिसको दंडकारण्य पंचोटी है वही,
ठीक, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, फिर उस पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र पर। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बात कर लेंगे किसके बारे में, तो दक्कन ट्रेप के बारे में। ये इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम विस्तार से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे भारत के अफवाह तंत्र, यानी जो नदियों का जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ तक है, नदियाँ किस प्रकार से भारत में होती हैं, जैसे सिंधु अफवाह तंत्र, ठीक है, गंगा अफवाह तंत्र, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।